हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि श्री अकेडमी से आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। ये पेपर 3 यूनिट 10 का सिलेबस है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको हम लोग 4 हेड्स में पढ़ेंगे। सिंपल, क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर और चौथा है डिसकॉन्टिन्यूटीज़। काफ़ी आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ इज़ लेयर्ड, the heavier metals and materials condense towards center and the lighter materials are arranged frequently outward from the core। अर्थ जो है कोई एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है। इसके अगर आप सेंटर की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके डिफरेंट लेयर्स हैं। जो डेंसर मटेरियल है वो अर्थ के सेंटर पे है और जैसे जैसे हम लोग सरफेस की तरफ आते जाएंगे, ठीक है, हमें मटेरियल्स लाइटर मिलते जाएंगे। तो ये जो लेयरिंग ऑफ अर्थ है, इसका सबसे पहला जो मॉडल था वो था एडवर्ड सुएस थ्योरी। ये एडवर्ड सुएस एक जर्मनी के जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले ये बताया और प्रूव भी किया कि अर्थ जो है लेयर्ड है। सुएस आइडेंटिफाइड 3 जोन्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स जस्ट बिलो द आउटर मोस्ट थिन सेडिमेंट्री कवर। ये जो हमें आउटर मोस्ट कवर दिखता है अर्थ का, उसके नीचे 3 प्रॉपर जोन है। तो कौन कौन से? पहला सियाल लेयर। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम। दिस लेयर इज डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। थिकनेस रेंजेस बिटवीन 50 to 300 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय सियालिक लेयर। द होल लेयर इज डोमिनेटेड बाय एसिड मटेरियल्स एंड सिलिकेट्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। एडवर्ड सुएस ने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि सियाल जो लेयर है वो अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक फैली है अर्थ के सरफेस के नीचे। इसकी ये लाइटर मटेरियल्स की बनी हुई है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है सिलिकेट्स और पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए, एडवर्ड सुएस थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है हमें नहीं पता, लेकिन जो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ अर्थ है ये सबसे पहले एडवर्ड सुएस ने ही दिया। अब दूसरे लेयर की बात करते हैं, सीमा लेयर। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द सियालिक लेयर। दिस लेयर इज कंपोज ऑफ बसॉल्ट एंड इज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। सियाल लेयर के नीचे सीमा लेयर है और वो मोल्टेन है। इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी मतलब मैग्मा भरा हुआ है, तो जो भी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो सीमा लेयर से होते हैं। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 1000 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा थिक है। सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर मोस्ट अबंडेंटली फाउंड। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की सिलिकॉन जो है अबंडेंट है उस लेयर में। तीसरी आ जाते हैं नाइफ। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो सीमा लेयर, composed of nickel and ferrium. This layer is made up of heavy metal and thus is very dense. Presence of iron is responsible for Earth's magnetic field. सीमा लेयर के नीचे है नाइफ लेयर। ये बेसिकली आयरन और निकल से बनी हुई है। आयरन और निकल जो है हैवी मेटल होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा डेंस होता जाएगा लेयर उतना उतना नीचे सेटल डाउन होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जो सबसे ऊपरी लेयर है Cl, वो हल्के मटेरियल्स की बनी है, एल्यूमिनियम। उसके नीचे आ गए तो मैग्नीशियम, उसके नीचे आ गए तो आयरन एंड निकल, ठीक है। तो मतलब जैसे हम अर्थ के नीचे जाते जा रहे हैं, अर्थ जो है डेंस होती जा रही है। और ये किसने बताया? ये सुएस हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है, जो एडवर्ड सुएस की हाइपोथेसिस है। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि प्रेजेंस ऑफ आयरन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसलिए है क्योंकि जो इसकी तीसरी लेयर है नाइफ लेयर, उसमें आयरन मौजूद है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवर्ड सुएस की हाइपोथेसिस 100% सही है, लेकिन जो पहली बार इन्होंने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने ये बताया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक अर्थ का प्रोटोटाइप बनता है, जो सबसे नीचे, सबसे जो सेंटर में जो लेयर है वो नाइफ हो गई, निकल एंड आयरन वाली। उसके ऊपर अगर जाएं तो सीमा, उसके ऊपर जाएं सियाल, और जो सबसे पतला जो थिन क्रस्ट है जो हमें दिखता है, ठीक है, जो टॉप लेयर है वो अर्थ की, तो वो हो गया क्रस्ट। कुछ इस तरह से। अब कंटेम्परेरी कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये तो एडवर्ड सुएस की हाइपोथेसिस थी। अब जो मॉडर्न में जो कंसेप्ट है अर्थ का, उसको देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है क्रस्ट है, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर और नीचे जाते चले गए तो आउटर कोर, फिर एकदम सेंटर के पास गए तो इनर कोर, ठीक है।
तो क्रस्ट की बात करते हैं. It is outermost layer of earth. It is lightest and thinnest with average relative density of 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है. जो क्रस्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि क्रस्ट को बड़ा ही थिन लेयर बताया गया है. द थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज इन द रेंज ऑफ 5 to 30 किलोमीटर in case of oceanic crust and as 50 to 70 किलोमीटर in case of कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. क्रस्ट अब दो तरह की होती हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल हो गया और एक हो गया ओशियनिक. ओशियनिक क्रस्ट और पतली होगी, लगभग 5 से 30 किलोमीटर की थिकनेस, बल्कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफ़ी थिक होगी. तो जो भी हमें माउंटेन दिखते हैं, ठीक है, या जो भी हमें प्लेटो हो गए, माउंटेन हो गए, ये सारी चीज़ें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हिस्सा है. तो जाहिर सी बात है ज़्यादा थिक होंगी. अब ओशियनिक क्रस्ट इट मेक्स अप टू 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ मेफिक. इट इज़ रिलेटिवली रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन. ओशियनिक क्रस्ट, अब ओशियन का प्रसार ज़्यादा है अर्थ में, तो ओशियनिक क्रस्ट जो है 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस कंपोज करती है. ठीक है, इनको मेफिक कहा जाता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिस लेयर इज़ लाइटर, हार्डर एंड थिकर. It is composed of felsic material, relatively rich in feldspar and quartz. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो अर्थ क्रस्ट है वो भले ही वो थिक है, लेकिन वो उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू ओशियनिक लेयर की. ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है फेल्सिक मटेरियल्स की बनी हुई है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ये सारी चीज़ें. ओशियनिक क्रस्ट जो एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा डेंस है, वो मेफिक मटेरियल्स की बनी हुई है. ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम एंड आयरन. फिर एक ये इसमें से सवाल ये बनता है कि हमने क्रस्ट तो पढ़ लिया, लेकिन ये सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट. सिर्फ अर्थ क्रस्ट की बात हो रही, पूरे अर्थ की नहीं. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम. अगर कोई आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, मेटल सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, तो एल्यूमिनियम. ठीक है, मेटल पूछे तो एल्यूमिनियम, एलिमेंट पूछे तो ऑक्सीजन. ये टेबल एक बार देख लीजिएगा, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वालों का ये पेट क्वेश्चन है. फिर क्रस्ट के बाद सेकंड आ गए मेंटल लेयर पे. ये इसको थोड़ा एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे. इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड 60% ऑफ अर्थ्स वेट. अर्थ का जो वेट है उसका 60% मेंटल है, और अर्थ का जो पूरा वॉल्यूम है उसका 80% सिर्फ मेंटल अकेले कंपोज करता है. तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला तो अपर मेंटल, इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 350 से 400 किलोमीटर है. इसकी थिकनेस कैसे नापेंगे, क्रस्ट के बाद का लगभग 350 से 400 किलोमीटर मेंटल है. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम क्रस्ट बाय मोहोज डिसकंटिन्यूटी. क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको कहते हैं मोहो. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में. द मोस्ट अबंडेंट रॉक फाउंड इन अपर मेंटल इज पेरिडोटाइट रॉक. इट इज़ एन अल्ट्रा मेफिक रॉक कंटेन ओलिवीन एज अ प्राइमरी मिनरल. थोड़ा सा याद रखना है, ये ओलिवीन, पेरिडोटाइट, ओलिवीन मिनरल है, पेरिडोटाइट जो है रॉक है. ठीक है, ये अपर मेंटल में मिलता है. ठीक है, सेकेंड आ गए मिडिल मेंटल. इट इज़ अ ट्रांजिशन रीजन और मिजोस्फीयर. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज मिडिल मेंटल. इज द सोर्स ऑफ बसॉल्टिक मैग्मा. इट ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड गार्नेट. अच्छा, बहुत सारी बुक्स में जो है सिर्फ अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल दिया है, मिडिल मेंटल दिया ही नहीं. क्योंकि मिडिल मेंटल को ही उन्होंने अपर मेंटल का हिस्सा बना दिया. मिडिल मेंटल को ही अपर मेंटल के साथ जोड़ दिया और फिर दूसरा दे दिया लोअर मेंटल. ठीक है, हमने एक अलग से टर्म, कई किताबों में अलग से एक टर्म लिखा है मिजोस्फीयर, जो कि मिडिल मेंटल वाला पार्ट है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया. तीसरे नंबर पे आते हैं लोअर मेंटल. इट्स डेप्थ स्टार्ट्स एट 900 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड कंटिन्यूज अप टू
2900 किलोमीटर, मतलब अर्थ के सरफेस से 900 किलोमीटर नीचे से स्टार्ट हो जाती है और 2900 किलोमीटर तक ये चलता है। द लोअर मेंटल प्रिडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का कंपोजिशन है लोअर मेंटल का, याद रख सकते हैं OSM, OSM, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे कौन कौन से रॉक पाए जाते हैं लोअर मेंटल में? परवोस्काइट एंड ड्यूनाइट आर द रॉक्स दैट फाउंड इन लोअर मेंटल। तो ये याद रखना है। अपर मेंटल सबसे ज़रूरी है। थोड़ा मिडिल मेंटल के बारे में भी, मिजोस्फीयर कहते हैं इसको। ठीक है, अपर मेंटल का में एक खास बात है कि अपर मेंटल का जो ऊपरी सतह है, इट मीन्स अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इट इज़ सॉलिड। और अपर मेंटल का जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा प्लास्टिक है या प्लाज्मा टाइप का है। ठीक है, प्लाज्मा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कौन से मिनरल पाए जाते हैं अपर मेंटल पे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल कौन से पाए जाते हैं? ओलिवीन। और ओलिवीन जब भी ज़्यादा प्रेशर में आता है, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नीचे जा रहे हैं भाई, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ओलिवीन मिनरल जैसे ही प्रेशर में आता है वो लिक्विड हो जाता है। तो अपर मेंटल का कुछ हिस्सा जो है सॉलिड है, कुछ हिस्सा जो है प्लाज्मा है, प्लाज्मिक है, प्लास्टिक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एक अर्थ का एक देखा जाए तो स्ट्रक्चर है। क्रस्ट है, अपर मेंटल है, फिर मेंटल है। ये अपर और मिडिल मेंटल को एक साथ कनेक्ट कर दिया इन्होंने। फिर मेंटल है, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। इसको थोड़ा और बड़े में देख लेते हैं। अब इसमें मेंटल में ही एक चीज़ आती है लिथोस्फीयर, और एक आता है एस्थीनोस्फीयर। दिख रहा है आपको ये लिथोस्फीयर और ये एस्थीनोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल वाला पोर्शन, मतलब वो जो पतला सा क्रस्ट है अपना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों को मिलाकर, और मेंटल का अपर हिस्सा जो कि सॉलिड है, ये दोनों मिला के बनता है लिथोस्फीयर। अब इसमें दूसरा क्या है? दूसरा है एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर को अगर आप देखिए तो ये भी अपर मेंटल का हिस्सा है। एस्थीनोस्फीयर अपर मेंटल का हिस्सा है, लेकिन लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे आता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पहले बोला कि अपर मेंटल का कुछ पार्ट सॉलिड है, कुछ पार्ट प्लास्टिक है, तो एस्थीनोस्फीयर इज द प्लास्टिक और द प्लाज्मिक पार्ट ऑफ अपर मेंटल। देखिए एस्थीनोस्फीयर के नीचे मिजोस्फीयर आ रहा है। ठीक है, मिजोस्फीयर को ही हम लोगों ने वो ट्रांजिशन जोन बोला था या मिडिल मेंटल बोला था। ठीक है, उसके बाद आपका वही आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो लिथोस्फीयर क्रस्ट बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक अलॉन्ग विथ अपर मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट इज़ फर्स्ट 100 किलोमीटर ऑफ अर्थ। अगर आप क्रस्ट का थोड़ा याद करें तो 5 से 30 किलोमीटर की थिकनेस थी क्रस्ट की। लिथोस्फीयर क्रस्ट को तो इंक्लूड कर ही रहा है, लेकिन साथ में वो अपर मेंटल का भी कुछ पार्ट इंक्लूड कर रहा है, वो पार्ट जो सॉलिड है, अपर मेंटल का वो पार्ट जो सॉलिड है। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल इज इक्वल टू लिथोस्फीयर, ऐसा समझिए। इट इज़ फर्स्ट 100 किलोमीटर ऑफ अर्थ। नाउ लिथोस्फीयर इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस लेयर but broken into segments much like cracked egg cells. Each segment is called as lithospheric plates. अगर आपने ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको एक आइडिया होगा कि बहुत सारी प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ओशियनिक प्लेट हैं। तो ये जो प्लेट है वो एक्चुअली लिथोस्फेरिक प्लेट है, और ये प्लेट फ्लोट करती हैं किसमें? एस्थीनोस्फीयर के ऊपर। ये जो प्लेट हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये एस्थीनोस्फीयर पे फ्लोट करती हैं। ये आ गई प्लेट, बहुत सारी प्लेट हैं। ये अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नाज़का प्लेट, कोको प्लेट, ये कोको नाज़का। ठीक है, कैरिबियन प्लेट। इन पे MPPSC प्रीलिम्स में हमेशा सवाल देता है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट्स, ये प्लेट्स हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। ये फ्लोट करती हैं किस पे? एस्थीनोस्फीयर पे। एस्थीनोस्फीयर पे क्यों फ्लोट करती हैं? क्योंकि एस्थीनोस्फीयर प्लास्टिक है, सॉलिड नहीं है। एस्थीनोस्फीयर पार्ट ऑफ अपर मेंटल बिलो लिथोस्फीयर एंड अबव मेसोस्फीयर इज कॉल्ड एस्थीनोस्फीयर। ठीक है,
लिथोस्फीयर के नीचे वाला हिस्सा और मिडिल मेंटल के ऊपर वाला हिस्सा यानी मेसोस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा एस्थेनोस्फीयर कहलाता है. एस्थेनोस्फीयर इज प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ पेरिडोटाइट रॉक विथ ओलिवीन मिनरल. It is property of olivine that it flows and loses rigidity if it is under sustained pressure. Hence, this layer is essentially plastic or plasmic. Lithospheric plates flows over asthenosphere. ये तो हमने पूरी तरह से समझा ही दिया कि भाई अपर मेंटल जो होता है जिसका पार्ट एस्थेनोस्फीयर है उसका सबसे प्रीडोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है? ओलिवीन. और ओलिवीन में जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है, जैसे ही प्रेशर हाई होता है, वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है या प्लाज्मा टाइप का कुछ में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में नहीं रहता है, रिजिडिटी खो देता है. ठीक है, यही चीज़ लिखी है, कई बार समझा चुके हैं हम लोग. ये देखिए, ये ओशियनिक क्रस्ट है और ये नीचे ओशियनिक क्रस्ट से ही होता हुआ एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तक लिथोस्फीयर है. और देखिए कैसे ये लिथोस्फीयर जो है सबडक्ट हो रहा है एस्थेनोस्फीयर में. ये आपने पढ़ा होगा कि ओशियनिक प्लेट्स जो है सबडक्ट होती हैं. ठीक है, सिमिलरली ये इधर लिथोस्फेरिक प्लेट्स को आप देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ये अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये हो गया लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के जस्ट ऊपर. ठीक है, अब मेंटल हो गया. अब आ जाते हैं कोर पर. आउटर कोर भी दो तरह के होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर. द आउटर कोर सराउंडिंग द इनर कोर lies between 2900 किलोमीटर एंड 5100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. भाई लोअर मेंटल जो है अर्थ सरफेस के से 2900 किलोमीटर नीचे तक था. ठीक है, इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर तक ही थी ना. उसके बाद आउटर कोर शुरू हो गया जो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक की थिकनेस देता है. द आउटर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन मिक्सड विथ निकल एंड ट्रेस अमाउंट्स ऑफ लाइटर एलिमेंट्स. आउटर कोर में मुख्यतः आयरन और निकल रहते हैं. अगर आप एडवर्ड सुएस की हाइपोथेसिस देखिए तो जो उसने तीसरी लेयर बताई थी जो अर्थ के सेंटर में है, जो नाइफ लेयर है जहाँ पे हैवी मेटल्स हैं, आयरन एंड निकल, तो उसकी हाइपोथेसिस काफ़ी हद तक कंटेम्पोरेरी थ्योरी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर से मिलती जुलती थी. मतलब एडवर्ड सुएस ने की हाइपोथेसिस काफ़ी हद तक सही थी. द आउटर कोर इज़ नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू बी सॉलिड. जो आउटर कोर होता है यानी कोर का बाहर का जो हिस्सा होता है, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सॉलिड रह सके. सो इट इज़ लिक्विड इवन दो इट हैज़ हाई कंपोजिशन सिमिलर टू इनर कोर. द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर रेंजेस फ्रॉम 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. This is a conductive layer which combines with Earth rotation to create a dynamo effect which is responsible for Earth's magnetic field. Actually क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है आउटर कोर का, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाते हैं अपने एटम से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगते हैं. ठीक है, अब 6000 डिग्री सेल्सियस पे तो कुछ भी हो सकता है. तो आउटर कोर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. मीडियम भी ऐसा है, लिक्विड मीडियम है. साथ में आउटर कोर जो है मूव भी कर रहा है क्योंकि अर्थ जो है रोटेट करती है, तो आउटर कोर भी रोटेट कर रहा है. तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन आ जाता है तो वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. अगर आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा हो तो डायनेमो इफेक्ट के चलते मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट होता है. ठीक है, और ये चीज़ एडवर्ड सुएस के हाइपोथेसिस में भी थी कि ये आयरन और निकल की वजह से अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसको जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं. ऑलराइट, अब आउटर कोर के बाद इनर कोर आ गए. मतलब आउटर कोर के नीचे का पूरा पोर्शन अप टू सेंटर ऑफ अर्थ. तो द इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू 5100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. द इनर कोर इज जनरली बिलीव टू बी कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ आयरन एंड सम निकल. आयरन एंड निकल की बनी होती है. इनर कोर में तो कोई लाइटर ट्रेस एलिमेंट्स भी नहीं होते. द डेंसिटी ऑफ इनर कोर रेंजेस फ्रॉम 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द कोर, इनर एंड आउटर कोर, अकाउंट्स फॉर जस्ट अबाउट 16% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम बट 33% ऑफ अर्थ्स मास. इससे ये समझ में आ रहा है कि जो पूरा कोर है आउटर एंड इनर, ये कितना ज़्यादा डेंस है.
ये सिर्फ 16% ऑफ अर्थ वॉल्यूम के बराबर है, बट इसका मास जो है 33% ऑफ अर्थ्स मास के बराबर सिर्फ कोर का मास है। साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड द टेम्परेचर नियर द अर्थ सेंटर टू बी 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये लगभग सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। एट 6000 डिग्री सेल्सियस दिस आयरन कोर इज एज हॉट एज सन सरफेस, बट द क्रशिंग प्रेशर कॉज्ड बाई ग्रेविटी प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बिकमिंग लिक्विड। अच्छा, होता क्या है, आउटर कोर जो है लिक्विड है, तो हमने देख लिया, लेकिन इनर कोर सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? हालांकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट प्रेशर भी साथ में बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो सॉलिड होने से रोक रहा है। अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए तो इनर कोर भी लिक्विड हो जाएगा, बट प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। अभी तक हम लोग ने पढ़ा था अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, मतलब अर्थ एज अ होल। अभी तक हम लोग ने क्रस्ट की बात की थी कि भाई सबसे ज़्यादा क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो अब हम लोग पूरे अर्थ में देखें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है आयरन। ठीक है, पूरा आउटर कोर इनर कोर इसी का तो बना है। फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। तो ये याद रखिएगा, बहुत आराम से फंसाते हैं कि अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट दे देगा क्वेश्चन, या फिर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ दे देगा। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ भी दे तो भी आयरन है, बिकॉज आयरन इज़ अ मेटल। तो इसको याद करने का तरीका है iOS। ये जो अपना एप्पल का सॉफ्टवेयर होता है iOS, याद रखिए सबसे ज़्यादा आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। नीचे के और एलिमेंट्स को याद रखना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी है MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो मैग्नीशियम, निकल और सल्फर। ठीक है, हालांकि शुरुआत के 3 ही याद रख लीजिए, बहुत है। अब क्या है कि अर्थ में बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज़ भी है, तो उनको भी एक बार पढ़ा जाए। अब होता क्या है कि जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है ना, बहुत सारे लेयर हैं इसमें। भाई क्रस्ट है, फिर अपर मेंटल, फिर मिडिल मेंटल, फिर लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर गए, फिर आउटर कोर से इनर कोर पे आए। तो जब हम लोग एक लेयर से दूसरे लेयर में हम लोग ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन जब हमारा हो रहा है, तो क्या वो स्मूथ ट्रांजिशन है या कोई डिसकंटिन्यूटी भी है बीच में? तो उन डिसकंटिन्यूटीज़ को पढ़ेंगे, कई बार पूछ लेते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो 4-5 तरह की डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। एक तो कोनराड डिसकंटिन्यूटी है, इट इज़ बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। एक तो क्रस्ट वैसे ही बहुत पतली सी होती है, 5 से 30 किलोमीटर की होती है, उसमें भी जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में अगर जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कोनराड कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। फिर उसके बाद क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी कहलाती है ये। ठीक है, उसी को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये हम लोगों ने अपर मेंटल के टाइम पे पढ़ा है, अगर आपको याद हो। फिर आता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ये है बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। अपर एंड लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी रेपिटी कहलाती है। फिर गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वही इसमें भी लिखा हुआ है पूरा, कोनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। तो इसमें बताया गया है कि अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, ईच ऑफ दोज मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग तरीके के मटेरियल है भाई, कहीं तो ओलिवीन मिल रहा है, तो कहीं ड्यूनाइट रॉक्स मिल रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के मिनरल मिल रहे हैं। जैसे ही हम लोग सरफेस से सेंटर की ओर जा रहे हैं, तो दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी एट्सेट्रा। Unique layers are there according to their characteristics inside the earth. All those layers are separated from each other through a transition zone. These transition zones are called discontinuities.
भाई सीधी बात है, अगर अपर मेंटल से मिडिल मेंटल में जाना है तो एकदम स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा ना, या अगर आउटर कोर से इनर कोर में जाना है तो एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा कि अभी यहाँ तक आउटर कोर था अब इनर कोर आ गया। कुछ कुछ एक डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, कुछ एक ट्रांजिशन, एक पतला सा जोन बनेगा। तो यही वो 5 डिसकॉन्टीन्यूटी हैं जो हम लोग पढ़ लिए। इनको याद रखने का, अगर नहीं याद हो रहा है क्योंकि बड़ी अजीब सी हैं, तो इनको याद रखने का तरीका है CM ऑफ राजस्थान इज़ गहलोत। तो C फॉर कोनराड, M फॉर मोहो, राजस्थान इज़ रेपिटी, गहर मीन्स गटेनबर्ग, और लोथ मीन्स लेमैन डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये था स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। ठीक है, इसके बाद शायद अगला लेक्चर आएगा ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो जो नई चीज़ें ऐड होना सिलेबस में उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये इनका एडिशन ही हुआ है क्योंकि इनसे क्वेश्चन देना है। ऑल राइट, तो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव दीजिए, शिकायतें लिखिए कमेंट सेक्शन पे। मैं आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।